नमस्ते बच्चों। तो बेटा पिछली क्लास में आपने अध्ययन किया था किसके बारे में? संयोजन अभिक्रिया के बारे में, वियोजन और उनके प्रकारों के बारे में आपने पढ़ लिया था। अगली अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? विस्थापन अभिक्रिया, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे सामान्यतः सरकारें होती हैं और सरकारें क्या करती हैं अपने विकास के लिए, जो कहीं पर मान लीजिएगा जैसे कि उन्हें सड़क बनानी है, कोई हाईवे निकालना है, तो हाईवे के आसपास अब जिस जगह से उन्हें निकालना है, मान लीजिए वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ पर कोई जाति क्या कर रही है, निवास कर रही है, और उन्हें क्या करना पड़ेगा, वहीं से यदि क्या निकालना पड़ रहा है, उस हाईवे को निकालना पड़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, वहां रहने वाले लोगों को क्या करते हैं बेटा, वहां से विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वहां से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है ना। और अच्छे से समझे तो जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिएगा क्या है, ये बी है और ये बी इस घर में रह रहा है। ठीक है ना। कोई अन्य आदमी आया है, कोई अन्य व्यक्ति आया जिसका नाम क्या है, ए, और इस ए ने क्या कर दिया, इस बी को इसके घर से हटा दिया, यानी कि भगा दिया, और भगा करके खुद यहाँ क्या रहने लग गया, इस घर में रहने लग गया। तो अपन क्या कहेंगे कि ए ने बी को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। विस्थापन का सीधा सा मतलब हो गया उस कैंडिडेट को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या दूसरे कैंडिडेट के द्वारा अपने स्थान से हटा देना। क्या कहलाता है? विस्थापित करना या विस्थापन करना कहलाता है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, थोड़ी थोड़ी सी भूमिका आपके माइंड में बनने लग गई होगी कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी एक जो तत्व होगा वह दूसरे तत्व का क्या कर देगा, विस्थापन कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापन कर देगा। ठीक है ना। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, कैसे समझिएगा ऐसे। जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट का क्या ले लिया, विलयन ले लिया। क्या ले लिया? विलयन। और विलयन आते क्यों सा आ गया, AQ। और जब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाली मैंने, लोहे की मैंने 2 कीलें ली और उन लोहे की कीलों को डाला। तो जब लोहे की कीलों को डाला तो मैंने ये पाया कि उस विलयन का जो रंग था वह क्या हो गया, मैंने क्या कहा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में। और कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, इस विलयन का सामान्यतः रंग कैसा होता है, नीला। कैसा होता है बच्चों? नीला। तो याद रखेंगे आप कि कॉपर सल्फेट के जो विलयन होता है, इस विलयन का सामान्यतः रंग कैसा होता है, नीला। और मैं क्या कह रहा हूं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कीलों को डाला जाता है तो क्या होता है कि यह जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वह कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है? मलिन हो जाता है। और लोहे की कीलों का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा क्या कहा जा रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलों को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है? मलिन हो जाता है। और लोहे की कीलों का रंग भी कैसा होता है, भूरा हो जाता है। ठीक है ना। अब क्या हुआ, आप देखिएगा इस समीकरण को गौर से। आप क्या पा रहे हैं, पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था। पहले क्या था, कॉपर सल्फेट। और अब क्या बन गया है उत्पाद में, अब उत्पाद में बन गया है फेरस सल्फेट। ठीक है ना। नाम तो आप पहले पढ़ ही चुके हैं इनके। लेकिन क्या हो रहा है अभिक्रिया के तहत, आपने पाया कि Fe जो था, इस Fe ने क्या किया होगा, इस Fe ने कॉपर को इसके स्थान से हटाया होगा। और जैसे ही इसने कॉपर को इसके स्थान से हटाया, खुद यह इसके जगह स्थान पर आकर के बैठ गया। और बैठ करके क्या बना लिया इसने, फेरस सल्फेट का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। और क्या प्राप्त हो गई, कॉपर प्राप्त हो गई। ठीक है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, विस्थापन अभिक्रिया का। क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तत्व ने दूसरे तत्व को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। और विस्थापित कर क्या बना लिया है, नए यौगिक का निर्माण कर लिया है। ठीक है। मैं भी आपको परिभाषा नहीं बता रहा, अभी उसको इसे इस अभिक्रिया में आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। ठीक है ना। और क्या हो रहा है,
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब ऐसा हो रहा होगा तो उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा कैसे? मतलब आपने ऐसा किया था तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि फेरस सल्फेट का आपने विलयन ले लिया और उसमें कॉपर की कील डाल दी या कॉपर डाल दिया, और डालने पर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हमें प्राप्त हो जाता और क्या प्राप्त हो जाता आपको, Fe प्राप्त हो जाता। कि सर ये भी तो हो सकता था। लेकिन मैं यहां आपसे कहूंगा बच्चों कि ऐसा नहीं होता है। मतलब यह अभिक्रिया ही आगे क्या नहीं होगी, संपन्न नहीं होगी। यानी कि आपने फेरस सल्फेट का विलयन ले लिया और उसमें यदि आपने कॉपर की कीलें डाल भी दी तो वो जैसी थी वैसी ही पड़ी रहेंगी। आगे इसमें कोई भी क्या नहीं होगी, अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब जब ये बात आपके सामने आई तो फिर आपका दिमाग फिर चकराया कि सर आखिरकार हमें इस प्रकार से कैसे पता चल जाएगा या कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व किस तत्व को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। इसके लिए बच्चों हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या, सक्रियता श्रेणी। कौन सी श्रेणी पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं, एक तरीका होता है रटने का और एक तरीका होता है समझने का, ठीक है ना। यदि मैं बुक के अनुसार बात करूं तो यह सक्रियता श्रेणी जो है वह चैप्टर नंबर 3 यानी कि धातु और अधातु वाले चैप्टर में आपको दे रखी है। लेकिन मैं चाहे ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं तब भी और जो ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं तब भी मैं इसे जो सक्रियता श्रेणी है इसे मैं विस्थापन अभिक्रिया के साथ ही समझा देता हूं। क्योंकि चाहे आप इसे यहां समझ लीजिए चाहे आप इसे सक्रियता श्रेणी में समझ लीजिए, बात बराबर है। पर मैं इसे इसके साथ क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इससे इसकी लिंक बहुत बन रही है, ठीक है ना। तो समझिएगा क्या होती है सक्रियता श्रेणी। क्या होती है सक्रियता श्रेणी भाई, कि धातुएं क्या है, धातुएं, और धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, कौन से क्रम में, घटते क्रम में। क्या कहा मैंने कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि धातुएं ली और धातुएं जो ले ली उन्हें क्या कर दिया, उनकी क्रियाशीलता मतलब जानते हैं ना, क्रिया करने की क्षमता। तो क्रियाशीलता के कौन से क्रम में जमा दिया, घटते क्रम में जमा दिया। और जब घटते क्रम में जमाया तो जमाने पर एक श्रेणी प्राप्त हुई, जिस श्रेणी को आप क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अभी हुई नहीं है, लिखूंगा मैं ना। तो कौन सी श्रेणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। समझिएगा कैसे, देखना क्या था। मैं फिलहाल के लिए इसे मिटा देता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। सुनना क्या था कि काशी जी के पंडित थे, क्या थे, काशी जी के एक पंडित थे और पंडित जी क्या आए थे, पढ़ के आए, ठीक है ना। तो काशी जी के क्या थे, पंडित थे और पंडित जी क्या है, पढ़ के आए, तो काशीनाथ, ठीक है ना। काम मांगे, काशी जी के जो पंडित थे वो काशी जी से पढ़ के आ रहे थे और चल रहे थे, ठीक है ना। एक गांव में आ गए, गांव में प्रवेश कर दिया उन्होंने। अब काशीनाथ का मांगे, क्या मांगे, खाने के लिए क्या चाहिए, उन्होंने क्या मांगा, आलू। क्या मांगा, आलू। क्या कहा मैंने कि काशी जी के पंडित थे, पढ़ करके आ रहे थे, पढ़ आए, अपनी दीक्षा प्राप्त कर आए, अब एक गांव में आ गए, उन्हें लगी बहुत जोर से भूख। अब उन्होंने सोचा कि चलो मैं खुद का खाना खुद ही बनाऊंगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, मांगना प्रारंभ किया। और मांगना प्रारंभ करने के लिए उन्होंने क्या मांगे, आलू मांगे। सब्जियों का क्या है, राजा है ना, कोई भी चीज बनानी हो तो आलू तो सबसे अच्छा है। तो काशीनाथ का मांगे आलू। अब उन्होंने जैसे ही आलू को देखा कि क्या हो गए, बौखला गए, क्या हो गए, परेशान से हो गए, बौखला गए, पागल से हो गए। और जैसे ही पागल से हुए, सुनिए हुआ क्या, दोबारा लिख देता हूं कि काशीनाथ का मांगे आलू मांगे। और जैसे इन्होंने आलू देखा, इन्होंने क्या मिर्गी सी आई, इन्होंने उसे कहां प्रारंभ किया, जमीन पर फेरना प्रारंभ किया, जमीन पर फेरे, ठीक है ना। काशीनाथ का मांगे आलू, जमीन पर फेरे, इन्होंने जमीन पर क्या कर दिया, फेरना प्रारंभ कर दिया। अब वहीं पर एक भाभी खड़ी हुई थी जिसका नाम था पड़ोसन भाभी हीना। क्या नाम था, वहीं पर बगल में ही क्या खड़ी थी, एक दरवाजे पर एक भाभी जी खड़ी हुई थी जिसका नाम क्या था, पड़ोसन भाभी हीना। और पड़ोसन भाभी हीना को देखते ही ये क्या करने लगे, कू हाजी एंजी करने लगे। क्या करने लगे, कू हाजी, और क्या करने लगे, एंजी करने लगे। भाभी जी को देख करके पंडित जी क्या करने लगे, कू हाजी और एंजी करने लगे। तभी वहां पर
जो भाभी जी के कोई भी जो कैंडिडेट था, मर्द जो था घर में, उसने पंडित जी को देखा और कहा कि भैया और पिटेगो, ये है एयू है ना, और पिटेगो, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने कि काशीनाथ का मांगे आलू, जमीन पर फेरे पड़ोसन भाभी हीना, कू हाजी एजी और पिटेगा। और ये क्या है बच्चों, आपकी सकृता श्रेणी है। क्या है? सकृता श्रेणी है, ठीक है ना। लगभग आप सभी के नाम जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये तो क्या है? पोटेशियम, ये क्या है? सोडियम, ये क्या है? कैल्शियम, ये क्या है? मैग्नीशियम, ये क्या है? एल्यूमिनियम, ये क्या है? जिंक, ये क्या है? आयरन, ये क्या है? लेड, क्या है? लेड, ये क्या है? हाइड्रोजन, ये क्या है? कॉपर, ये क्या है? मरकरी पारा, ये क्या है? सिल्वर, ये क्या है? गोल्ड, और ये पीटी क्या है? प्लेटिनम। क्या नाम है इसका बच्चों? प्लेटिनम। आप यदि एक तत्व और जोड़ना चाहें तो आप लिथियम भी जोड़ सकते हैं, परंतु हमारी बुक में यहीं से दे रखी है, कहां से? पोटेशियम से ही। तो आप इसको हटा दीजिए, यदि हटाना चाहें, जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? घटता क्रम मतलब क्या है कि यदि आप इस सकृता श्रेणी में कहाँ आएंगे बच्चों? ऊपर से कहाँ आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे, तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि धातुएं जो हैं, ये सभी क्या है? धातुएं। इन धातुओं की क्रियाशीलता में, धातुओं की क्रियाशीलता में क्या आती है? कमी आती है। धातुओं की क्रियाशीलता में कमी, तो एरो का चिन्ह लगा हुआ है कि ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता में क्या आती है? कमी। क्रियाशीलता तो आप जानते हैं ना, किसी अन्य तत्व से क्या करना? क्रिया करने की क्षमता, ठीक है ना। जब तक क्रिया नहीं करेगा तब तक क्या नहीं बनाएगा? वो यौगिक का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अपन पा क्या रहे कि ऊपर से यदि अपन नीचे आए तो क्या नहीं होता है? यह सामान्य क्या नहीं करती हैं? क्रियाएं, धातुओं जो क्रियाशीलता होती है उसमें क्या आती है? कमी। यानी कि नीचे वाली जो धातुएं होती हैं वह सामान्यतः कम क्रिया करती हैं। किससे? अन्य पदार्थों से। मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊं तो आपने देखा होगा कि हम सोने के आभूषण बनवाते हैं, लेकिन सोने के जो आभूषण अपन बनवा रहे हैं उनमें जंग नहीं लगती है। क्यों नहीं लग रही जंग? आप लोहे का चीज लेके आइए, लोहे में जंग लग जाएगी ना। और क्यों लगी लोहे में जंग? क्योंकि किसके संपर्क में आ रही है? ये वायु के संपर्क में आ रहा है। और किसके संपर्क में आ रहा है? नमी के संपर्क में आ रहा है, जिसके कारण क्या लग जाती है? इसमें जंग लगे जाती है। लेकिन गोल्ड यानी जो आपको सोना है, इस सोने में जंग नहीं लगती। यह चाहे वायु के संपर्क में आए चाहे नमी के, क्योंकि यह क्या करता है? इनके साथ बहुत कम क्रिया करता है। तो आगे बेटा बात समझ में कि किस प्रकार से क्रियाशीलता में कमी आ रही है। तो ऊपर से नीचे आने पर किसमें? सकृता श्रेणी में क्या होता है? क्रियाशीलता में क्या आती है? कमी आती है। और क्या समझेंगे आप? अब समझना इसका यहां उपयोग क्या है। यहां इसका उपयोग यह है कि यह सकृता श्रेणी है, कहती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊपर वाली जो धातु है वह अपने से ठीक नीचे आने वाली धातु का, क्या कह रहा हूं मैं, कि सकृता श्रेणी में ऊपर आने वाली जो धातु है वह अपने से नीचे आने वाली धातु का क्या कर सकती है? विस्थापन कर सकती है। क्या कहा है? दोबारा सुनना, ऊपर वाली धातुएं अपने से नीचे आने वाली धातुओं का क्या कर सकती हैं? विस्थापन कर सकती हैं, परंतु नीचे वाली अपने से ऊपर वाली का विस्थापन नहीं कर सकती। अब देखिएगा इधर आपने क्या पाया था, मैं इसको यहां लिख देता हूं बेटा। आपने क्या पाया था कि Fe ने क्या किया था? विस्थापन किया, और विस्थापन करके क्या बनाया था? FeSO4 प्लस क्या बनाया था? Cu, ठीक है ना। तो Fe ने क्या किया था? कॉपर का विस्थापन किया था। और आपको देखो सकृता श्रेणी में दिखाई दे रहा है Fe कहाँ है? ऊपर, कॉपर कहाँ है? नीचे। मतलब Fe इस कॉपर का क्या कर सकता है? विस्थापन कर सकता है, परंतु मैंने कहा था उल्टी अभिक्रिया नहीं होगी। उल्टी अभिक्रिया नहीं होगी, क्यों? क्योंकि Fe क्या है? ऊपर, कॉपर क्या है? नीचे। और अभी आपने पढ़ा कि नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु का क्या नहीं कर सकती? विस्थापन नहीं कर सकती। तो ये सकृता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ट्रिक भी आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि काशीनाथ का मांगे आलू, जमीन पर फेरे पड़ोसन भाभी हीना, कू हाजी एंजी और पिटेगा।
ठीक है ना। तो ये भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए, एक क्या है जो क्वेश्चन जो आते हैं सक्रियता श्रेणी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो हम कहाँ चल रहे थे, सक्रियता श्रेणी पर, सॉरी कहाँ चल रहे थे, विस्थापन अभिक्रिया पर, और कहाँ आ गए, सक्रियता श्रेणी पर। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होती है, साइंस में आपकी लिंक जुड़ी हुई होती है एक से दूसरी चीजें, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा, वीडियो ज्यादा बन जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चीजें अच्छे समझ में आनी चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था आपको बच्चों कि इसका उपयोग कैसे होता है, या सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो वो आपसे कह देगा, मैं एक बार फिर से आप सक्रियता श्रेणी लिख देता हूं कि काशीनाथ का मांगे आलू जमीन पर फेरे, पड़ोसन भाभी हीना कू हाजी एजी और पिटेगा, ये यू है ना। तो क्या कहते हैं आपसे कह देता है कि बताइए कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी को डालने पर, किसकी पट्टी को डालने पर, जिंक की पट्टी को डालने पर क्या होगा, ठीक है ना। क्या कहा है मैंने आपसे कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी को डालने पर क्या होगा। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, आपको इस प्रकार से समीकरण नहीं लिखेगा, आपको शब्दों में लिख के देगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डालने पर। अब आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना, और वहां आपको कॉमन सेंस लगाना है बस कि कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डालने जा रही है, जिंक की पट्टी। तो आप सिंपल से लिख सकते हैं क्या कि कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो सिंपल सी कहानी होगी कि जिंक क्या कर देगा, कॉपर का विस्थापन कर देगा और क्या कर लेगा, ZnSO4, और Cu का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे आप कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी को डाला जाता है तो जिंक कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित करके जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर लेता है। परंतु मान लो यही क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया आपसे, उल्टा कैसे, आपसे कह दे कि जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर की पट्टी को डालने पर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैडम मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, तब मैंने क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया था और वहां पर सभी बच्चों ने उत्तर बताया था कि सर जब आप इस कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डालोगे, सॉरी जिंक सल्फेट के विलयन में क्या डालोगे, कॉपर की पट्टी डालोगे, कॉपर डालो, कोई भी कील ले लिया, कॉपर से बनी कोई धातु ले ली, सॉरी कोई वस्तु ले ली, तो जब उसको डाला जाएगा तो यह क्या कर देगा, यह बना लेगा कॉपर सल्फेट और क्या बना लेगा, Zn बना लेगा। जबकि उनका यह उत्तर क्या था, गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि आप जानते हैं कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील, जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील। तो यह इस विलयन से जिंक का विस्थापन नहीं कर सकता, इसलिए अपन क्या कहेंगे कि यह अभिक्रिया ही संपन्न नहीं होगी, यह अभिक्रिया ही संपन्न नहीं होगी। तो आगे बात समझ में कि सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना। ये आप चाहे यहाँ पढ़ लीजिए चाहे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लीजिए, बात बराबर है। विस्थापन अभिक्रिया अब अपन समझ चुके हैं कि क्या होती है। अब इसको अपन अच्छे से एक बार लिख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो क्या कहा मैंने, अब आपके सामने में एक बार पुनः वो उदाहरण लिख देता हूं कि वही कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डालने पर, लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। क्या कहा है मैंने, दोबारा सुनिएगा, क्वेश्चन है ये दिया हुआ है हमारे बुक में, क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वह कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। क्यों, ठीक है ना। तो उसका उत्तर तो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी परिभाषा अपन निकाल चुके हैं। क्या पा लिया आपने ये पा लिया कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है उसने क्या किया है, कम क्रियाशील तत्व का क्या कर दिया है, विस्थापन कर दिया है। तो क्या परिभाषा हो गई बच्चों, परिभाषा हो गई है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व
अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का विस्थापन कर देता है। क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। और ये आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में आपने जिंक डाल दिया, तब भी क्या बन जाएगा? वही जिंक सल्फेट, और किसकी प्राप्ति हो जाएगी? आपको कॉपर की भी क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना? देखो एक बात आप याद रखिएगा बस, इस सक्रियता श्रेणी में ये जो हाइड्रोजन लिखा हुआ ना, हाइड्रोजन बच्चों, यह हाइड्रोजन जो है वो धातु नहीं है। क्या नहीं है? धातु नहीं है। क्या है ये? अधातु है। क्या है? अधातु। फिर आप कहोगे सर क्यों लिखा हुआ है? तो अपन जानते हैं कि धातुएं जो होती है ना, सामान्यतः अपन 9th क्लास में पढ़ा था कि धातुएं सामान्य क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। और हाइड्रोजन भी लगभग इसकी जो प्रकृति होती है सामान्यतः आप जानते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके H+ बना लेता है। सामान्यतः अधिकतम वही करता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और क्या बना लिया? H+। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वह कुछ क्या कर रही है? मिल रही है। किससे? धातुओं से। इसलिए इसे श्रेणी में रख दिया गया है। और सामान्यतः यह क्रिया करता ही करता है। ठीक है ना? इनके यौगिक आपको इनके साथ मिल ही जाते हैं, इसलिए भी क्या कर दिया गया है? इसको यहाँ रखा हुआ है। लेकिन आप तो सिंपल सी कहानी याद रखेंगे कि हाइड्रोजन जो होता है उसके कुछ गुण जो है वो धातुओं से मिल रहे हैं, इसलिए इसे सामान्यतः यहाँ रखा हुआ है। ठीक है ना? और मेनली भी कौन सा गुण? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला गुण। अब आपकी में इस अभिक्रिया से रिलेटेड या समीकरण से रिलेटेड एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना? इस प्रकार से कि प्रणाली ले लिए और इस प्रणाली में क्या किया गया है कि कॉपर सल्फेट डाला गया है। क्या डाला गया है? कॉपर सल्फेट। और क्या लटका रखी है? 2 लोहे की कील लटका रखी है। ठीक है ना? और जो कीलें लटकाई हुई हैं, जब ये इसमें लटकाई जाती हैं तो क्या पाया जाता है? कुछ समय के बाद आप ये पाओगे कि इस कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो कैसा हो गया? मलिन हो गया। और लोहे की कीलों का रंग भी कैसा हो गया है? भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। बात तो समझ में आ गई होगी क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया। नीला रंग किसका था? कॉपर सल्फेट का। अभिक्रिया के बाद क्या बन गया? फेरस सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट ही नहीं रहा तो उसका नीला रंग कैसे रह जाएगा? तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में वो समझिएगा क्या दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलों को डालने पर क्या होता है? विलयन का रंग नीले से क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। क्यों? तो आप क्या कहेंगे बच्चों? आप कहेंगे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो यह अधिक क्रियाशील आयरन, ऐसे कह सकते हैं आप, अधिक क्रियाशील आयरन कम क्रियाशील कॉपर का क्या कर देता है? विस्थापन कर देता है, जिससे उसका नीला रंग कैसा हो जाता है? मलिन हो जाता है और लोहे की कीलों का रंग भूरा हो जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा क्या उत्तर कहा गया है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलों को डाला जाता है तो आयरन की कीलों के द्वारा या लोहे की कीलों के द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है? मलिन, और कीलों का रंग भूरा हो जाता है। आगे बात तो समझ में। चलते हैं अगली अभिक्रिया पर। और अगली अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है? तो नाम से पता चल रहा है, द्वि यानी कि 2, विस्थापन यानी कि विस्थापित करना। कि जहां पर आपने पढ़ी थी कि विस्थापन जो अभिक्रिया थी, तो वो विस्थापन अभिक्रिया को हम सामान्यतः एक शब्द के नाम से भी जानते हैं, एकल विस्थापन। कौन सी विस्थापन कह सकते हैं अपन? एकल विस्थापन भी कह सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया को? सिंपल जो आपने पढ़ी थी ना इससे पहले, विस्थापन अभिक्रिया को, उसको। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे तो विस्थापन के नाम से आ जाए चाहे एकल विस्थापन के नाम से आ जाए। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं? द्विविस्थापन। दो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैंने ये कहा आपसे कि सोडियम सल्फेट
सोडियम सल्फेट के विलयन में, तो विलयन का शब्द बेटा मैंने पहले कहा था, जैसे विलयन आ जाए क्या लगाना है आपको, AQ के विलयन में BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड डालने पर क्या होता है, आपको बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप क्या प्राप्त होता है, आपको बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप, ठीक है ना, अवक्षेप होता है सॉलिड, ठीक है ना, बताऊंगा अभी। और क्या प्राप्त होती है आपको, सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। वही वापस विलयन है तो इसमें नहीं, जल में घुले हुए हैं, उसमें BaCl2 ले लिया, उसका भी जलीय विलयन ले लिया, जब दोनों की क्या करवाई गई, अभिक्रिया करवाई गई, तो हमें बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त हुआ, श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ, यानी कि तली में आपको क्या प्राप्त हो गया, बेरियम सल्फेट प्राप्त हो गया। समझिएगा तो कैसे, क्यों कह रहे हैं द्विविस्थापन, देखो आयनिक यौगिक है और आप जानते हैं कि आयनिक यौगिकों में आगे वाला भाग क्या होता है, धनायन, पीछे वाला भाग क्या होता है, ऋणायन, आगे वाला भाग क्या होता है, धनायन, पीछे वाला भाग क्या होता है, ऋणायन। यानी कि Na क्या है, प्लस है, सल्फेट क्या है, माइनस है, Ba क्या है, प्लस है, Cl क्या है, माइनस है। जानते हैं आप प्रकृति दर्शाता है, यदि आप इसे क्या डालेंगे, जल में डालेंगे तो क्या देगा ये, Na प्लस और SO4 2 माइनस, यानी सल्फेट आयन और सोडियम आयन में टूट जाएगा। अब आप गौर से देखिएगा उत्पादों को, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि Ba के साथ तो कौन जुड़ गया, SO4, और इस SO4 की जगह कौन जुड़ गया, Cl2, मतलब Cl2 ने SO4 का विस्थापन कर दिया और SO4 ने Cl2 का विस्थापन कर दिया, ऐसा ही तो लग रहा है। यानी कि दो बार क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन आप यदि देखोगे तो Na ने क्या किया है, Na ने BaCl2 का जो ऋणायन था ये तो ले लिया और अपना SO4 इसको दे दिया, मतलब दोनों यौगिकों के मध्य क्या हो गया, आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। क्या हो गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया, किसके मध्य, सोडियम सल्फेट, नाम क्या है इसका बच्चों, सोडियम सल्फेट, और इसका नाम क्या है, बेरियम, बेरियम नॉट बेरेलियम, बेरेलियम क्या होता है, Be, ठीक है ना, ये है क्या है, बेरियम है ये, तो बेरियम क्लोराइड। इन दोनों यौगिकों के मध्य क्या हो गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया, और आदान प्रदान हुआ तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। और यही क्या है, इसकी परिभाषा भी है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, परंतु किसके मध्य, क्या है ये, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान, और बच्चों आप आदान प्रदान को क्या कहते हैं, विनिमय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विनिमय, आदान प्रदान होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या है, इसकी उदाहरण है, क्या है इसका एग्जाम्पल है कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाने पर आपको क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप। क्या है ये, श्वेत अवक्षेप है। क्या है, श्वेत अवक्षेप है। अब समझिएगा अवक्षेप क्या है। देखो आपने पानी लिया और पानी में आपने क्या डाल दी, रेत डाली। अब रेत कुछ समय तो उसमें ऐसा लगेगा कि घुल रही है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, वह रेत जो है उसकी तली में आकर के बैठ जाएगी। यानी कि आपको जो मिट्टी जो प्राप्त हुई, यानी रेत जो प्राप्त हुई, उसका क्या प्राप्त होगा, आपको अवक्षेप प्राप्त हो गया। अवक्षेप क्या होता है बेटा, अवक्षेप वह पदार्थ होता है जो कैसा होता है, एबिले होता है। कैसा होता है, एबिले। जो जलीय विलयन आपने लिया है उसमें जो आपको एबिले पदार्थ प्राप्त हो रहा है, कैसा पदार्थ प्राप्त हो रहा है, एबिले पदार्थ जो प्राप्त हो रहा है उसे क्या कहते हैं अपन, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अवक्षेप क्या है, तो अवक्षेप क्या है कि एबिले पदार्थ है। क्या है, एबिले पदार्थ को क्या कह रहे हैं अपन, अवक्षेप कह रहे हैं।
और इस अभिक्रिया में इस अवक्षेप का कलर कैसा है, श्वेत है, इसलिए क्या हो गया, श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो गया। किसका, बेरियम सल्फेट का। किसका, बेरियम सल्फेट का। आगे बात समझ में। तो जो घुल नहीं रहा वह पदार्थ आपको कहां प्राप्त हो जाएगा, तली में प्राप्त हो जाएगा, उसे क्या कह रहे हैं अपन, अवक्षेप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अवक्षेप कह रहे हैं। तो बच्चों यहीं पर एक नई परिभाषा का जन्म हो जाता है, एक नई अभिक्रिया का जन्म होता है। इस अभिक्रिया में आपको किसकी प्राप्ति हो रही है, अवक्षेप की प्राप्ति हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं, याद रखिएगा, मैंने यह नहीं कहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, नहीं, मैं इस समीकरण की या इस उदाहरण की बात कर रहा हूं, इसे उदाहरण की बात कर रहा हूं कि इस उदाहरण में आपको क्या प्राप्त हो रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से उदाहरण हो गई है किसका, अवक्षेपण अभिक्रिया का भी। तो क्या परिभाषा हो जाएगी अवक्षेपण अभिक्रिया की, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद किसके रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, कौन सी कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और अवक्षेपण अभिक्रिया का ही क्या हो गया है, उदाहरण हो गया है। क्या हो गया है, उदाहरण हो गया है। कौन, ये। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। यही उदाहरण द्विविस्थापन का भी हो गया, यही उदाहरण अवक्षेपण अभिक्रिया का भी हो गया। आपसे कोई पूछ ले बच्चों अवक्षेप क्या है, तो क्या कहेंगे आप कि अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला क्या, अविलेय पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। कैसी प्रकृति है, यह अविलेय है या क्या है, अघुलनशील है। कैसा है, अघुलनशील। बात एक ही है, यह जल में नहीं घुल रहा है। तो बच्चों हमारी द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। इसके बाद बस हमारा एक दो टॉपिक और बच रहे हैं। एक तो आपकी बच रही है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, और एक आपकी बच रही है संक्षारण और विकृति गंधिता। ये दो टॉपिक हैं। और अब उपचयन और अपचयन को अपन अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वह अब उपचयन और अपचयन से पूछ लिए जाते हैं। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा क्या चाहिए, समय चाहिए। यदि मैं यही बताऊंगा तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।